हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर को। तो ये द हिंदू एनालिसिस शुरू करें उससे पहले टॉपिक्स देख लेते हैं। जीएस 1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। जीएस 2 में हम देखेंगे सोशल जस्टिस में से टीन प्रेगनेंसीज के बारे में। तो इसको लेकर एक स्टडी आई है, इसके बारे में समझेंगे। जीएस 3 में इकोनॉमी में से इनपुट टैक्स क्रेडिट ये क्या है और किस तरह से इसका मिसयूज हो रहा है, इसको देखेंगे। एनवायरमेंट में सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में देखेंगे। सिक्योरिटी में से बीएसएफ और अदर सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में देखेंगे। एंड देन वी हैव एन एडिटोरियल ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म, इसके बारे में देखेंगे। जीएस 4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। तो देखो, आपकी कई लोगों की कंप्लेन आ रही थी कमेंट सेक्शन में कि एथिक्स में हम कुछ भी नहीं रखते। तो आई हैव थॉट ऑफ समथिंग कि कल से हम एक चीज़ करेंगे कि जितने भी कीवर्ड्स हैं एथिक्स के हमारे पेपर में, उन सभी को एक एक करके जीएस 4 में डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखो, कई बार क्या होता है ना कि इसके रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक न्यूज़ आती नहीं है एथिक्स के रिगार्डिंग। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम एक एक टर्म को यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल्स। कल से ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इससे पहले हम प्रीलिम्स के क्वेश्चंस डिस्कस करते थे, लेकिन क्योंकि अब प्रीलिम्स हो गई है और अब आने में टाइम है, तो अब हम एथिक्स के यहाँ पे की टर्म्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कल से। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले आर्टिकल के साथ। पंजाब अनहैप्पी आफ्टर सेंटर एनहांसेस पावर्स ऑफ बीएसएफ। तो देखो, बीएसएफ क्या है? बीएसएफ के बारे में आप सभी को पता होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, इसकी जो पावर्स हैं इसे इंक्रीज कर दिया है होम मिनिस्ट्री ने। तो होम मिनिस्ट्री जो है हमारी यूनियन होम मिनिस्ट्री, इन्होंने जो बीएसएफ है इसकी पावर्स को एनहांस कर दिया है, जिसको लेकर पंजाब खुश नहीं है। तो अभी क्या इशू है, देखो। पहले ये देखो कि जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हमारा ये है हमारा इंडिया। ठीक है, इंडिया जो है, इंडिया को अलग अलग जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे अलग अलग फोर्सेस यहाँ पे प्रोटेक्ट करती हैं। तो वैसे ही बीएसएफ जो है ना, ये इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर अलाइंड रहती है, और ये जो भी यहाँ पे इंसर्जेंसी ऑपरेशंस होते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है उसको उसके अगेंस्ट प्रिवेंट करती है बीएसएफ। ठीक है, तो बीएसएफ यहाँ पे पंजाब में भी डिप्लॉयड है। तो अब यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री ने क्या किया है, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि बीएसएफ जो है अब 50 किलोमीटर्स के दायरे में, इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 किलोमीटर के दायरे में वो सर्च कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं और सीज कर सकते हैं। ठीक है, पहले जो पावर्स होती थी यहाँ पे पंजाब वाले रीजन में, जो पावर्स होती थी बीएसएफ के पास, वो सिर्फ 15 किलोमीटर्स की थी। अब यही पावर को ये 50 किलोमीटर बना दिया गया है। ठीक है, मतलब कि पंजाब का ही एरिया आएगा ना यहाँ पे, इंटरनेशनल बॉर्डर के 50 किलोमीटर्स तक बीएसएफ जो है वो अरेस्ट, सीज और सर्च कर सकती है। ठीक है, और ऐसा सिर्फ पंजाब के लिए नहीं है, ऐसा असम, वेस्ट बंगाल और पंजाब तीनों के लिए किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा करने से क्या हो रहा है कि जो पंजाब की पुलिस फोर्स है उसकी पावर्स कम हो गई। तो देखो, ये कहा जा रहा है कि ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। जो स्टेट गवर्नमेंट, देखो आपको पता होगा पुलिस जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट होती है। तो यहाँ पे अगर पुलिस के पास पावर्स थी, मतलब स्टेट के पास पावर्स है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बीएसएफ के पास पावर आ गई, और बीएसएफ सीधी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे ये कहना है पंजाब का कि आप हमसे हमारी पावर्स छीन रहे हो, आप फेडरलिज्म के अगेंस्ट काम कर रहे हो। ठीक है, अब देखो बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ 80 किलोमीटर्स तक भी सर्च कर सकता है गुजरात बॉर्डर में। ठीक है, क्योंकि देखो गुजरात बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान से सीधी लगी हुई है, वैसे राजस्थान वगैरह भी लगी हुई है सीधी, लेकिन गुजरात से ज़्यादा इंसर्जेंसी वाले ऑपरेशंस होते हैं। तो गुजरात में तो 80 किलोमीटर्स तक ये सर्च सीज कर सकते हैं। लेकिन पहले राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल, असम से सिर्फ 15 किलोमीटर्स तक ये कर सकते थे अरेस्ट, सीज वगैरह। अब ये 50 किलोमीटर्स तक कर पाएंगे। ठीक है, 50 ऑलराइट। अब देखो, यहाँ पे हमको पता होना चाहिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के बारे में। देखो, आपको पता होगा इंडियन आर्मी होती है, इंडियन नेवी होती है, इन सभी के अलावा कुछ और आर्म्ड पुलिस फोर्सेस भी होती हैं। ठीक है, इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को हम पैरामिलिट्री फोर्सेस भी कहते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी कहते हैं हम। ठीक है, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस और कुछ नहीं है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, और ये सीधे तरह से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो 7 इस तरह की पुलिस फोर्सेस को यहाँ पे मेंटेन करती हैं। जैसे कि एक है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये इंटरनल सिक्योरिटी और काउंटर इंसर्जेंसी को देखती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, ये अलग अलग इंस्टॉलेशन होते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट्स हो गया, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो गई, वहाँ पे इनको डिप्लॉय किया जाता है। देन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड,
नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक स्पेशल काउंटर टेररिज्म फोर्स है, ठीक है, काउंटर टेररिज्म फोर्स है। और उसके अलावा 4 बड़ी अदर फोर्सेज भी हैं, बॉर्डर फोर्सेज भी हैं, ठीक है। तो ये 4 जो साथ के साथ फोर्सेज है ना, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये देखो इंटरनल सिक्योरिटी एक हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेंस का। तो मेंस में सीधे आपसे इनके बारे में पूछा जा सकता है और प्रीलिम्स में तो पूछा जा ही सकता है, ठीक है। अब देखो इसको एक बार डेप्थ में समझ लेते हैं सारी ही फोर्सेस को। सबसे पहले देखो आसाम राइफल्स की बात कर लेते हैं। आसाम राइफल्स सबसे पुरानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ठीक है। ये लगभग 1830s के आसपास की फोर्स है, ठीक है, 1830s के आसपास की फोर्स है। और ये जो है, ये सारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं इसमें सबसे पुरानी है, ठीक है। देखो इसका काम क्या है आसाम राइफल्स का। इसका काम है नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है, देखो आसाम से समझ आ रहा होगा, ये आसाम वाला रीजन यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात कर रहे हैं, यहाँ वाले रीजन की। तो आसाम और जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी का काम करती है ये फोर्स, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे इंसर्जेंसी को कर्ब करने का काम करती है ये फोर्स, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करती है यहाँ पे ये आसाम राइफल्स, ठीक है। और ये जो देखो इंडो म्यांमार बॉर्डर जो है ना, इंडो म्यांमार बॉर्डर, इसको ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने का काम करती है आसाम राइफल। अच्छा, आपको पहले पता होना चाहिए कि इंडिया को सीधी तरीके से कितनी कंट्रीज टच करती हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे बांग्लादेश करती है फर्स्ट, ठीक है। देन आप यहाँ पे देखोगे चाइना करती है, ठीक है। देन पाकिस्तान करती है। देन यहाँ पे देखोगे आप नेपाल करता है, भूटान करता है और यहाँ पे म्यांमार भी करता है, ठीक है। तो इस तरह से कितनी कंट्रीज हुई, 6 कंट्रीज हो गए ना। 6 कंट्रीज इंडिया को यहाँ पे सीधी तरह से बॉर्डर करती हैं। तो यहाँ पे हमको इन सभी के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस भी चाहिए। तो आसाम जो है वो इंडो म्यांमार वाली बॉर्डर जो है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट बीएसएफ की। तो बीएसएफ क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है। बीएसएफ मेनली क्या करता है ना, इंडो पाकिस्तान वाला जो रीजन है, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर वाला रीजन, इसको प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि स्पेशली ये वाला रीजन हो गया ना, जो गुजरात राजस्थान पंजाब वाला, और यहाँ पे भी जो वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, ठीक है, वेस्ट बंगाल असम वाला जो रीजन है, जो भी सीधे तरीके से पाकिस्तान से टच करता है, ये वाला रीजन आएगा इसमें, ठीक है। तो इंडो पाकिस्तान वॉर जो हुई थी 1965 की, उसके बाद इसको बनाया गया था। इंडो पाकिस्तान वॉर जो हुई थी 1965 की, उसके बाद इसको बनाया गया था। उसके बाद बात करते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल जो फोर्सेस है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है, कि जो भी एयरपोर्ट्स हो गए, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हो गई, उसके स्टैब्लिशमेंट के बाहर इन्हें लगाया जाता है। ऑलराइट, उसके बाद हम देखें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की, ठीक है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है ये बेसिकली इंसर्जेंसी ऑपरेशन से निपटने के लिए काम करती है, माओइस्ट एरियाज में ये काम करती है, ठीक है। इनफैक्ट जो हमारी यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज जाती है ना, वो भी सीआरपीएफ का ही हिस्सा होती हैं। इसके अलावा स्टेट और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनको यहाँ पे असिस्ट करती हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। देन आईटीबीपी, ठीक है, आईटीबीपी एक अदर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस या इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स आप ये कह सकते हो। यहाँ पे ये बेसिकली काम करती है इंडो चाइना बॉर्डर के पास, ठीक है। तो इंडो चाइना बॉर्डर्स के ऊपर ये काम करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी का काम करती है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये देखो यहाँ पे जम्मू कश्मीर, यहाँ तो लद्दाख हो गया अब तो, ठीक है, लद्दाख वाला रीजन, हिमाचल, उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल, इन एरियाज में काम करती है आईटीबीपी। आप सभी को आईटीबीपी के बारे में इसलिए ज़्यादा पता होना चाहिए क्योंकि देखो अभी रिसेंटली लद्दाख स्टैंड ऑफ हुआ था और अभी भी चल ही रहा है। तो यहाँ पे सारा काम जो हो रहा था ना वो आईटीबीपी के थ्रू हो रहा था। तो आईटीबीपी आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इस तरह की एक सशस्त्र सीमा बल भी होती है, ठीक है। सशस्त्र सीमा बल क्या करती है, इंडो नेपाल और इंडो भूटान वाला जो रीजन है ना, ये वाला देखो, ये जो रीजन है और ये जो रीजन है, इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना काम करती है सशस्त्र सीमा बल। ऑलराइट, इसके अलावा देखो एक एनएसजी भी होती है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है ये नई फोर्सेस बनाई थी, ठीक है, ये बेसिकली काउंटर टेररिज्म के लिए है। ओके, इसको 1986 में बनाया गया था, ये काउंटर टेररिज्म का काम करती है। इसके अलावा एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है, ठीक है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो होता है ये क्या काम करता है, ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो भी वीवीआईपी लोग हैं इनको प्रोटेक्शन देने का काम करता है, जेड सिक्योरिटी वगैरह वो इसी से दी जाती है, ठीक है। तो एसपीजी भी याद रखना है आपको, ये सारी सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट इशू है हमारा, टीन प्रेगनेंसीज पोज अ चैलेंज इन राजस्थान।
तो देखो राजस्थान जो है, आप सभी को पता है राजस्थान में कितनी ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, ठीक है। चाइल्ड मैरिज एक बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट फिनोमेना है राजस्थान में आज भी, ठीक है, जिसके कारण टीन प्रेगनेंसीज देखी जाती हैं। टीन प्रेगनेंसीज का मतलब है बहुत अर्ली प्रेगनेंसीज देखी जाती हैं विमेन में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक रिपोर्ट की बात की गई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन ऑन अडोलेसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात की गई है कि अडोलेसेंट जो विमेन है, अडोलेसेंट विमेन के ऊपर कितना हम इन्वेस्ट करें और क्या हमको रिटर्न मिलेगा, ये बात की गई है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीन प्रेगनेंसीज, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है चाइल्ड मैरिजेस का, और लगभग 6.3% गर्ल्स हैं, ठीक है। 6.3% गर्ल्स हैं इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 19 हु आर ऑलरेडी प्रेग्नेंट और हु आर ऑलरेडी मदर्स, ओके। तो ये 6.3% जो गर्ल्स या वेमेन हैं, ये या तो ऑलरेडी मदर्स हैं या फिर ये प्रेग्नेंट वेमेन हैं। तो यहाँ पे इतनी छोटी उम्र में जब प्रेगनेंसी होती है उसे कहते हैं टीन प्रेगनेंसी। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये भी कहा गया है कि लगभग 1/3 जो गर्ल्स हैं यहाँ पे, उनकी शादी 18 ईयर्स के पहले ही हो गई है, ठीक है। तो चाइल्ड मैरिज का फिनोमेना प्रेवलेंट है, इसीलिए ये टीन प्रेगनेंसीज हैं, ये भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट फिनोमेना है यहाँ पे। तो इसके ऊपर बात की गई है कि किस तरह से हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है यहाँ पे, स्पेशली राजस्थान में, फॉर रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ ऑफ वुमेन, ठीक है। तो इसलिए ये रिपोर्ट आई है सामने। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, देखो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अगर हम रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर, विमेन की यहाँ पे रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर खर्चा करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके रिटर्न्स हमें उससे ज़्यादा मिलेंगे, उससे 4 गुना ज़्यादा मिलेंगे इनफैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा है कि फॉर एवरी 100 रुपीज़ स्पेंट ऑन अनमेट नीड्स ऑफ अडोलेसेंट, तो 100 रुपीज़ जो भी आप अडोलेसेंट गर्ल्स के ऊपर यहाँ पे खर्च करते हो, उसके बदले आपको फ़ायदा लगभग 300 रुपये का मिलेगा, ठीक है। मतलब कैसे फ़ायदा मिलेगा कि जो भी यहाँ पे खर्चा होने वाला था हेल्थ केयर के ऊपर, ठीक है, जो देखो अब यहाँ पे जो टीनेज प्रेगनेंसीज हैं या अर्ली मैरिजेस हैं, इनके कारण काफ़ी सारे हेल्थ केयर, यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड हमको कॉन्सिक्वेंसेस देखने मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे न्यूट्रिशन लेवल कम है, ठीक है, न्यूट्रिशन लेवल कम होता है, उसके कारण कई ज़्यादा IMR और MMR देखने को मिलता है, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, मदर मोर्टेलिटी रेट हमको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, स्टंटिंग देखने को मिलती है, एनीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। ये सारी जो इश्यूज़ हैं, ये इनके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है गवर्नमेंट का भी, और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है फैमिलीज़ का भी, ठीक है। कई बार तो इनको ध्यान भी नहीं दिया जाता, ये निगलेक्ट कर दिया जाता है। तो इस पूरे कॉस्ट से बचने के लिए अगर हम सिर्फ 100 रुपीज़ पर अडोलेसेंट गर्ल यहाँ पे खर्च करते हैं, तो हम लगभग 3 गुना रिटर्न पा पाएंगे उसका, लगभग 300 रुपये हमारे खर्च होने से बच जाएंगे, ठीक है। तो ये एक फिगर बताया गया है, ठीक है। आप मेन कोड समझिए, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे पोटेंशियल बहुत है हेल्थ और इकोनॉमिक गेन्स का। छोटे छोटे इंटरवेंशन करके आप यहाँ पे बहुत सारे गेन्स को अचीव कर सकते हो। एक चीज़ यहाँ पे ये कही गई है कि आप इस थोड़े से इन्वेस्टमेंट से लगभग 1.45 लाख अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोक सकते हो, लगभग 45 लाख, ठीक है। 1.45 लाख को आप यहाँ पे रोक सकते हो अनवांटेड प्रेगनेंसीज को। आप ये कैसे रोक सकते हो, आप यहाँ पे सेक्सुअल एजुकेशन के थ्रू इसको रोक सकते हो, कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रोवाइड करके रोक सकते हो, ठीक है। 1.46 लाख अनवांटेड बर्थ्स को रोक सकते हो, 14,000 अनसेफ अबॉर्शंस को रोक सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कई सारी डेथ्स को आप रोक सकते हो, जैसे कि 7,000 इन्फेंट्स की डेथ, 300 प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ को आप यहाँ पे रोक सकते हो बिटवीन 2021 से 2025। तो एक बहुत बड़ा चंक ऑफ डेथ्स आप यहाँ पे रोक सकते हो, एक बहुत बड़ा चंक ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज एंड बर्थ्स यहाँ पे आप रोक सकते हो बाय प्रोवाइडिंग सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंटरवेंशंस, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ ये भी कही गई है कि जो भी यहाँ पे जो विमेन है इन्वॉल्व है, यहाँ पे जो अर्ली मैरिजेस हो जाती है जिनकी, या जो टीन प्रेगनेंसी फेस करती हैं, इनके अंतर्गत देखा गया एनीमिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो उससे लड़ने के लिए यहाँ पे इनको आयरन और फॉलिक सप्लीमेंट्स यहाँ पे देने चाहिए हमको, आयरन एंड फॉलिक सप्लीमेंट्स, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे अगर आप 1 रुपया खर्च करती है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अगर 1 रुपया खर्च करती है, तो वो यहाँ पे 2 रुपये से लेके 20 रुपये तक अपने बचा लेगी हेल्थ केयर के ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सौदा है ये, और अगर ये स्टेट गवर्नमेंट करना चाहती है तो स्टेट गवर्नमेंट को ज़रूरत है 6.6 करोड़ रुपीज़ की, ठीक है। और 6.6 करोड़ रुपीज़ खर्च करके स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे लगभग 13.2 करोड़ रुपीज़ बचा सकती है। तो लगभग डबल खर्चा अपना बचा सकती है वो छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है।
इस स्टडी में देखो कुछ चैलेंजेस भी हाईलाइट किए हुए हैं, जैसे कि एक तो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में यहाँ के सिटीजन्स को, यहाँ के लोगों को नहीं पता है, स्पेशली विमेन को तो कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चरल पावर्टी है, यहाँ पे सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है विमेन के अगेंस्ट, सोशल नॉर्म्स बहुत रिग्रेसिव हैं, इसके अलावा एजुकेशन बहुत कम है, अर्ली मैरिजेस और चाइल्ड बियरिंग तो है ही, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात की गई है कि कॉन्ट्रासेप्टिव के प्रेवलेंस की जो रेट है वो बहुत कम है। इससे हमको अभी जो कॉन्ट्रासेप्टिव यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं वो सिर्फ 10% किए जाते हैं। हमारा टारगेट है कि हम यहाँ पे इसको लगभग 32% तो करें, ठीक है, 32% तक तो हम इसको ले जाएं, सो दैट ये सारी इश्यूज जो हैं वो टैकल हो पाए। अब देखो इसको थोड़ा ब्रॉडली अगर डिस्कस करें, ये वाला जो इशू है अर्ली मैरिजेस और जो टीन प्रेगनेंसीज है उससे रिलेटेड जो इशू है इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे विमेन जो हैं वो क्या क्या इश्यूज फेस करती हैं बिकॉज ऑफ टीन प्रेगनेंसीज एंड अर्ली चाइल्ड मैरिजेस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला है कि यहाँ पे न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत पुअर रहता है। एक तो ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करती ही हैं, उसके बाद अगर जल्दी शादी हो जाती है वहाँ पे न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर है, उसके कारण क्या होता है कि बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं बच्चों में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है, मदर मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है। उसके अलावा एजुकेशन बहुत कम है यहाँ पे गर्ल्स में, ठीक है। स्कूल ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे स्कूल से ड्रॉप आउट करा दिया जाता है फॉर द मैरिज, तो यहाँ पे एजुकेशन बहुत कम है। स्टंटिंग एंड अंडरवेट बहुत प्रेवलेंट है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि देखो मदर का जब न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक नहीं होगा तो जो बच्चा आ रहा है उसका स्टंटिंग एंड अंडरवेट होना बहुत लाजमी है। इसके बाद अनीमिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, हेमोग्लोबिन लेवल्स बहुत कम है जिसके कारण आयरन डिफिशियंसी होती है, ठीक है। आयरन डिफिशियंसी के कारण ये हेमोग्लोबिन लेवल्स काफ़ी कम है। बर्थ वेट बहुत कम है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाता, इम्यून फंक्शन जो है वो बहुत पुअर है, सैनिटेशन बहुत पुअर है और लिविंग कंडीशंस बहुत पुअर है। इसके कारण क्या होता है आईएमआर बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है और स्कूल ड्रॉप आउट्स तो है ही। तो इन सब इश्यूज़, ये सब इश्यूज़ जो है ना एक तरह से कॉज का भी काम करते हैं और इफेक्ट का भी काम करते हैं अपॉन द विमेन, ठीक है, जो विमेन को यहाँ पे फेस करना पड़ता है। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जो विमेन की जो ये अर्ली चाइल्ड मैरिजेस हो जाती हैं या फिर जो टीन प्रेगनेंसीज है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है ओवर द होलिस्टिक लेवल पे अगर देखो आप तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा देखो एक ये बीजिंग डिक्लेरेशन न्यूज़ में है, इसलिए मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। सीधी तरह से तो लिंक्ड नहीं है लेकिन हाँ लिंक्ड तो है। देखो 11 अक्टूबर को गया एक इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड, ठीक है, गर्ल चाइल्ड को लेकर इंटरनेशनल डे जो मनाया जाता है वो गया 11 अक्टूबर को, तो उसी से रिलेटेड है ये बीजिंग डिक्लेरेशन। वेरी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस दैट आइडेंटिफाइड एंड टॉक्ड अबाउट द राइट्स ऑफ गर्ल चाइल्ड वाज बीजिंग डिक्लेरेशन। तो बीजिंग डिक्लेरेशन के बारे में, बीजिंग डिक्लेरेशन के दौरान ही सबसे पहले गर्ल चाइल्ड के राइट्स की बात की गई थी और 1995 में ये बात की गई थी, ठीक है। जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी वुमेन के लिए इन बीजिंग, वहाँ पर ये बीजिंग डिक्लेरेशन पास हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर ग्राइंड्स अलोंग, तो ये जो एडिटोरियल है इसको डिस्कस करते हैं। देखिए इस एडिटोरियल में ये कहा गया है कि टेररिज्म जो है, हम समझ रहे हैं कि टेररिज्म जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है, हम ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ कही गई है, ठीक है। M.K. नारायण जी इसके ऑथर हैं, इस एडिटोरियल के ऑथर हैं और ये पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रह चुके हैं हमारे, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी पर्पस से ये बता रहे हैं कि टेररिज्म अभी भी गया नहीं है, टेररिज्म हमारे साथ अभी भी चल रहा है और टेररिज्म के जो वेज हैं, टेररिज्म के जो फॉर्म्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं। जैसे कि ये कहते हैं कि 2 डिकेड्स हो गए हमारी ग्लोबल वॉर ऑन टेरर को, ठीक है। जो यूएस ने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर लड़ी अफगानिस्तान में, उसको 2 डिकेड्स हो चुके हैं। फिर भी देखा गया कि तालिबान रिटर्न आ गया है और तालिबान जो आया है वो इस तरह से आया है कि पूरी गवर्नमेंट को उसने यहाँ से खदेड़ दिया है बाहर, ठीक है। 9/11 अटैक्स जो हुए थे उसमें हमने सोचा कि सिस्टमैटिक यहाँ पे फेलियर हो सकता है या स्ट्रक्चरल शॉर्टकमिंग्स थी या फिर यूएस का इंटेलिजेंस फेलियर था, लेकिन अब जो अटैक्स होंगे ना वो इससे भी घातक हो सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने एक तो बात की है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके पीछे क्या फंक्शनिंग रहती है, क्या आइडियोलॉजी रहती है। तो सबसे पहली चीज़ इन्होंने कही कि रिलीजियस और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट दोनों चलाते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को। जैसे कि जो हमारा जो ये वाला 9/11 अटैक हुआ था उसमें ओसामा बिन लादेन के पीछे जो इंटेंशन था, जो मंशा थी उनकी, वो ये थी कि अमेरिका में उनको लगता था यूएस में जो मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सफरिंग्स हो रही है, तो उसका बदला लेने की कोशिश की थी उन्होंने। एक तो ये एक तो रिलीजियस बैकिंग थी और दूसरा जियो पॉलिटिकल बैकिंग भी थी, क्योंकि वो चाहते थे अपने आप को यहाँ पे पावरफुल प्रूव करना। तो उन्होंने एक तरह से ये दिखाया कि आपकी जो अमेरिकन इनविंसिबिलिटी की बात करते हो कि अमेरिका जो है अभेद है, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है, तो ये उन्होंने प्रूव कर दिया वहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि अब यहाँ पे सब
ख़त्म हो गया है, अब यहाँ पे सब स्टेबल हो गया है, तो ऐसा नहीं है, अभी भी अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे अगर लादेन की बात करें, ओसामा बिन लादेन की, तो लादेन का फेलियर क्यों हुआ था? क्योंकि इनके पास कोई सेंट्रलिटी नहीं थी विजन की, ठीक है। इनके जो सेफ हेवंस थे, जैसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जो इनके सेफ हेवंस थे, उसके ऊपर यूएस ने अटैक कर दिया था, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल फ्रैक्चरिंग हो गई है इनकी अभी। तो देखो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बताई गई है कि किस तरह से हम ये सोचते हैं कि टेररिज्म अब थोड़ा सा पीछे जा रहा है, टेररिज्म अब वीक पड़ रहा है। वो क्यों सोचते हैं हम? इन सारे कारणों से सोचते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल फ्रैक्चरिंग हो गई है, यहाँ पे कोई भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, सबको हमने फ्रैक्चर कर दिया है, तो ये वीक हो गई होगी, या फिर टेरिटोरियल डिसइंटीग्रेशन हो गया है, डिग्रेडेशन हो गया होगा। पर ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा इसीलिए नहीं है क्योंकि अब जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में लड़ाई ज़रूर है, लेकिन ये जो तरीके हैं ना इनके टेरर फैलाने के, वो और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सोफिस्टिकेटेड और मास कैजुअलिटी अटैक्स की तरफ ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ रही हैं, ठीक है। और ये ब्रॉड कॉन्टूर्स की तरफ बढ़ रही हैं। इनका जो कॉन्टूर है, इनका जो वर्किंग प्रोसेस है, ठीक है, जो एरियाज हैं वो और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ग्रिम वार्निंग की बात की गई है। ग्रिम वार्निंग ये दी गई है कि जो तालिबान है, तालिबान ने यहाँ पे किस किस को खदेड़ा है। देखो यहाँ पे एक तो यूएस की फोर्सेस को खदेड़ा है, नाटो को खदेड़ा है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो अफगानिस्तान की आर्मी थी, इसको खदेड़ा है। तो यहाँ पे जो टेररिज्म है, वो ये तो हम नहीं कह सकते कि ये वीक पड़ रहा है, इनफैक्ट हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। और एक कारण इसका ये भी है कि वी हैव लॉस्ट एपेटाइट टू फाइट टेररिज्म। तो हमारे अंदर हम एक दूसरे से लड़ने में ही इतने लगे हुए हैं, जियोपॉलिटिकली ही हम एक दूसरे से लड़ने में, जैसे यूएस चाइना की ट्रेड वॉर में ही इतना फंसा हुआ है कि उसके अंतर्गत एपेटाइट ही नहीं बची कि वो टेररिज्म से लड़े, ठीक है। तो एक हम कहीं ना कहीं इसको हल्के में ले रहे हैं टेररिज्म को, इसके कारण भी टेररिज्म के जो पंजे हैं वो और ज़्यादा गढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। फिर अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में इंट्रा डिनोमिनेशन स्ट्राइक देखने को मिला हमको, ठीक है। कई सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अपना ही लड़ रही हैं अफगानिस्तान में, जैसे कि हमने देखा तालिबान है, फिर आईसिस खुरासन है, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपस में ही लड़ रही हैं, ठीक है। ये एक हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है कि हम इनको आपस में लड़ा के इनको ख़त्म कर दें, लेकिन इसके चांसेस भी कम ही हैं। इसके अलावा देखो इंडिया में बात करें तो जम्मू कश्मीर में टारगेटेड किलिंग्स देखने को मिल रही माइनॉरिटीज़ की, जो कि ये इशारा करती है कि टेररिज्म अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, हमें इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी नए फॉर्म्स इमर्ज होकर आ रहे हैं टेररिज्म के, ठीक है। जैसे कि रिमोट कंट्रोल्ड टेररिज्म बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी, ठीक है। ये क्या है, इंटरनेट बेस्ड यहाँ पे टेररिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए इंटेलिजेंस एजेंसीज को ज़रूरत है कि वो इस तरह के न्यू एरा टेररिस्ट को एंटिसिपेट करें और इसके अगेंस्ट भी अपना काम करें, ठीक है। इंटरनेट इनेबल्ड टेररिज्म हमारे यहाँ बढ़ रहा है, साइबर टेररिज्म बढ़ रहा है, और यहाँ पे डिजिटल सबोटेज बढ़ रहा है। यानी कि आपको ऐसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसे अटैक्स या फिर पार्लियामेंट अटैक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप पूरी की पूरी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकते हो किसी भी कंट्री को के थ्रू दिस साइबर टेररिज्म और इंटरनेट इनेबल्ड टेररिज्म, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा घातक भी हो सकता है। सो हमारा जो टोटल काम यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हमारी जो ह्यूमन इमेजिनेशन है ना, उसकी कोई लिमिट्स नहीं है अब टेररिज्म को लेकर। तो अब हमें टेररिज्म के अलग अलग डायमेंशंस को यहाँ पे टैकल करने की, एड्रेस करने की ज़रूरत है, अगर हम टेररिज्म एज अ होल को यहाँ पे टैकल करना चाहते हैं तो, ठीक है। अब जैसे देखो एक इशू आज ये भी आया था द हिंदू में कि तालिबान जो है उसने बाकी सारी यूएस और ईयू को ये कहा है स्पेशली कि अगर आप हमारे ऊपर से सैंक्शन नहीं हटाते हो तो हम ऐसा एक रिफ्यूजी क्राइसिस खड़ा कर देंगे आपकी कंट्रीज़ में कि आप इतने साल पीछे चले जाओगे, कई साल पीछे चले जाओगे। तो ये भी एक एस्पेक्ट है टेररिज्म का, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज़ को हमको टैकल करने की ज़रूरत है होलिस्टिकली। ऑलराइट, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे जीएसटी नेटवर्क ने कई सारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाना था उसको रोक लिया है, ब्लॉक कर दिया है। तो देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है, जीएसटी जो है हमारा जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, इसके अंतर्गत एक फिनोमेना है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये क्या है बेसिकली, देखो अगर आप मान लो कोई एक सेलर हो, ठीक है, आपने परचेज के ऊपर, एक्सपेंस के ऊपर या मशीनरी के ऊपर, कोई गुड्स के ऊपर टैक्स दिया हुआ है, फिर आप फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर जब भी जो भी टैक्स देते हो वो पुराना ये जो इनपुट के ऊपर आपने टैक्सेस लगा के दिए ना उसको आप काट के दोगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि इट इज़ अ टैक्स दैट अ बिजनेस पेज ऑन परचेज एंड दैट इट कैन यूज टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी व्हेन इट मेक्स अ सेल। तो मतलब सपोज कि आप कुछ एबीसी चीज़ बनाते हो, एबीसी चीज़ बनाने के लिए आपने कुछ इनपुट लिया और इनपुट के ऊपर आप टैक्स ऑलरेडी भर चुके हो सपोज 50
₹50। ठीक है, अब ये ABC आपने फाइनल प्रोडक्ट बना लिया है, आप उसका सेल करोगे तो आपने सपोज आपको यहाँ पे ₹100 टैक्स देना है। ठीक है, इसके सेल के ऊपर, तो आप यहाँ पे ₹100 ना दे के यहाँ पे आप ₹50 तो पहले ही दे चुके हो, तो आप यहाँ पे सिर्फ ₹50 दोगे। ठीक है, इसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो आपने जो पहले परचेज के ऊपर यहाँ पे टैक्स पे किया था वो आपको अब नहीं पे करना है, उसका वो टैक्स आपका कट हो जाएगा जो फाइनल आप सेल करोगे, सेल के ऊपर जो टैक्स पे करोगे उसमें से। ठीक है, तो सिंपल टर्म्स में इनपुट क्रेडिट मीन्स at time of paying taxes on output you can reduce the tax you have already paid on the input। तो इनपुट्स के ऊपर अगर आपने टैक्स पे किया है तो वो आउटपुट के टाइम पे जब आप टैक्स पे करोगे तो तब आपको वापस से वो टैक्स नहीं भरना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, पहले एक्सेप्शन समझे उससे पहले यहाँ पे देखो, ये है आउटपुट GST। ठीक है, ये टैक्स ऑन सेल्स है। यहाँ पे इसमें से आप माइनस करोगे क्या, जो इनपुट के ऊपर आपने GST भरा है उतना आप माइनस करके यहाँ पे जो GST पेएबल होगा ना वो ये है। तो यहाँ पे बैलेंस ITC ये है, बैलेंस इनपुट टैक्स क्रेडिट ये है। पुराना जो आपने इनपुट के ऊपर टैक्स भरा है उसको आप हटा के आउटपुट के ऊपर GST भरोगे। ठीक है, वरना फिर कैस्केडिंग हो जाएगी तो मतलब ही नहीं रहेगा GST का कुछ। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक्सेप्शन ये है कि कंपोजिशन स्कीम जो अवेल कर रहे हैं उनको ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा। अब ये कंपोजिशन स्कीम क्या होती है कि सपोज कि आप कोई सेलर हो। ठीक है, आपने इनपुट के ऊपर कुछ पैसे भरे थे। ठीक है, इनपुट के ऊपर आपने ₹50 टैक्स भरा था, फिर आउटपुट के ऊपर आपने ₹100 टैक्स भर दिया। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, ₹150 हो गया। आपको यहाँ पे अगर आप अगर आप ये इनपुट टैक्स क्रेडिट वाली चीज़ जो अवेल करते तो यहाँ पे ₹50 पहले ₹50 बाद में, तो कुल मिला के आपको ₹100 भरना होता है अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो स्कीम है उसको अवेल कर रहे होते तो। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो कंपोजिशन स्कीम की आप बात करें अगर हम, तो आपने टोटल ₹150 भर दिए। ठीक है, आपने यहाँ पे कुछ डिडक्शन नहीं मांगा, आपने एंड में बोला कि एंड में आप मुझे इतना परसेंट, जैसे कि 1% डिडक्शन दे देना, तो 1% इसका जो भी होगा वो आपको जो गवर्नमेंट है वो रिफंड कर देगी। तो यहाँ पे रिफंड होता है, कंपोजिशन स्कीम में रिफंड होता है। तो दोनों चीज़ें आपको नहीं मिल सकती, या तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या तो आपको कंपोजिशन स्कीम का फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन सेंट्रल जू अथॉरिटी न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि एक नया विजन प्लान इसके लिए लाया गया है। विजन प्लान फॉर इंडियन जूज लाया गया है 2021-2031 तक का, 10 साल का ये विजन प्लान है और इसमें हम इंडियन जूज को अपग्रेड करेंगे। ठीक है, और सेंट्रल जू अथॉरिटी को स्ट्रेंथन करने का काम करेंगे। तो यहाँ पे सेंट्रल जू अथॉरिटी क्या है, एक स्टेचुटरी रेगुलेटरी बॉडी है, 1992 में बनाई गई थी ये। ठीक है, और ये जो बॉडी है ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये कॉम्प्लीमेंट करती है नेशनल एफर्ट्स को। ठीक है, जो भी जूस को लेकर जो रिच बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम काम करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट करती है। और नेशनल जू पॉलिसी भी है 1998 की, ये भी आपको पता होना चाहिए। फंक्शंस क्या हैं, ये एक तो देखो इंडियन जूज जो हैं इनको अपकीप करती है, इनको मेंटेन करती है, इनके स्टैंडर्ड्स को सेट करती है, और हर जू जो है कंट्री में उसको रिकॉग्निशन यही देगी, सेंट्रल जू अथॉरिटी देगी, और ये डी रिकॉग्नाइज भी कर सकती है जूज को। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा देखो, जब हम कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करते हैं ना, तो कंजर्वेशन एफर्ट्स में आपने पढ़ा होगा दो तरह के होते हैं, एक्स सीटू और एक होता है इन सीटू। इन सीटू मतलब कि आप जिस जगह पे एनिमल्स रहते हैं, जिस जगह पे वो बायोडाइवर्सिटी रहती है, सपोज कि एलिफेंट्स, जिस जगह पे वो एलिफेंट्स रहते हैं वहाँ पे ही आप इनको कंजर्व करो। तो आप इसके लिए एलिफेंट कॉरिडोर्स बनाते हो, ठीक है, एलिफेंट्स के लिए पार्क्स बनाते हो, ये सारी चीज़ें करते हो। ये इन सीटू तरीका हुआ। एक्स सीटू तरीका क्या हुआ कि आपने एलिफेंट्स को यहाँ से रीलोकेट किया इनटू जूज। तो यहाँ पे जो जू है ना वो एक्स सीटू कंजर्वेशन तरीका है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। सो आज के लिए इतना ही था। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।